गुड डे फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करेंगे एंड दैट सिचुएशन रिलेट्स टू द पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हाइल द हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में तीन सिचुएशंस पॉसिबल हैं। अच्छा, हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक केस सिनेरियोज भी मेरे ख्याल से आ चुका है और कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तीन सिचुएशंस पॉसिबल हैं। देयर आर थ्री सिचुएशंस पॉसिबल। पहली तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, राइट। फॉर एग्जांपल, हाउस प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस ईयर के पहले एक्वायर करी है या कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर इट विल बी इन एग्जिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड मोड रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन का। स्टैंडर्ड मोड क्या रहेगा? जैसे ये देखो मास्टर चार्ट है, तो एक बार क्विक अगर रिकैप करें तो एक्सपेक्टेड रेंट हम पहले निकालते हैं, फिर एक्चुअल रेंट निकालते हैं, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV निकालते हैं विच इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ओके, GAV से फिर हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द ओनर। तो फिर हमारा NAV निकल जाता है और NAV से फिर हम सेक्शन 24 के डिडक्शंस देते हैं वेयर विच आर टू काइंड्स ऑफ डिडक्शन। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है विच इज़ 30% ऑफ NAV एंड देन वी प्रोवाइड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल एंड द रिजल्ट इज इनकम अंडर द हेड IHP। तो ये तो स्टैंडर्ड वे में हम डिडक्शन देते हैं जहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ये हो गई सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 वो सिचुएशन है जहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन हो रहा है पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड भी नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर्टी है ही नहीं। और क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कौन सी आती है? इट इज़ द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे जब वो हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है? तो ऐसे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन उठता नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड IHP। ऐसे केस में मान लो अगर क्वेश्चन में कभी रहता है कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे दी हुई है, वेयर समवन इज से यूजिंग दैट अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया फॉर स्टोरिंग गुड्स एज अ गोडाउन या किसी भी और पर्पस के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनकम IHP में कंप्यूट नहीं करी जाएगी। The rental income will be treated, the income will be computed under the head income from other sources, IFOS के अंडर कंप्यूटेशन होगा। तो ये तो हो गई सिचुएशन 2 की बात। अच्छा, सिचुएशन 3 पे अब आते हैं जिस के लिए मैंने ये वीडियो एक्सक्लूसिवली बनाया है। सिचुएशन 3 वो सिचुएशन है वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड मिडवे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रीवियस ईयर के बीच में किसी पर्टिकुलर डेट को या तो हम परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। और इस सिचुएशन में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये देखो। तो टैक्स बुक प्लस में ये पर्टिकुलर पोर्शन में ये एस्पेक्ट कवर्ड है, इसको ध्यान से देखो। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी अंडर द हेड IHP इज नॉट चार्जेबल अनलेस द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हेंस if the property comes into existence, it is acquired or its construction is completed during the relevant previous year. Okay, previous year के बीच में कभी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आती है तो उस केस में कैसे कंप्यूटेशन होगा? द एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड ओनली फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। जहां तक एनुअल वैल्यू की बात है, that is only computed for the period the property is in existence, that is from the date property comes into existence to 31st March of the previous year. However, in such case
The other values, that is municipal taxes and deductions under section 24 should be allowed in full and should not be reduced proportionately. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस चार्ट को दोबारा देखें तो एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का नहीं लेंगे, हम प्रोपोर्शनेट पीरियड का लेंगे, द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। एक्चुअल रेंट लेंगे जो कि ऑब्वियसली उस पीरियड का तो हो ही नहीं सकता जब प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये भी प्रोपोर्शनेट बन जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली वी विल अराइव एट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हम डिडक्ट करेंगे वो फुल, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस which are actually paid during the previous year by the owner are to be allowed as deduction। तो यहाँ पर proportionate amount निकालने का concept नहीं है, to the full extent इसका डिडक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 24 में भी जो डिडक्शंस हैं उनको फुली हम अलाउ करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% ऑफ NAV है वो NAV का 30% हम टू द फुल एक्सटेंट देंगे, और इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, राइट। डिडक्शन किसका मिलता है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो वो साल में कभी भी दिया हो तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है करंट ईयर, और अगर प्रायर पीरियड कुछ इंटरेस्ट है वो भी ऐड करके जो डिडक्शन बनता है वी विल प्रोवाइड टू द फुल एक्सटेंट। तो म्युनिसिपल टैक्सेस और सेक्शन 24 के डिडक्शन को प्रोपोर्शनेटली नहीं लेंगे, पर GAV निकालने के लिए जो हम एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह की वैल्यूज़ लेते हैं उनको प्रोपोर्शनेटली लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से कंप्यूटेशन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो वो क्वेश्चन लेते हैं जो CA एग्ज़ाम में पूछा गया था, और CA 2018 नवंबर में ये पूछा गया था। ओके, ये बेसिकली डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट कवर्ड है इस क्वेश्चन में। तो 3 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दी थी, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, और बोला था कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड, इट इज़ यूज फॉर सेल्फ पर्पस, और फिर बोला था कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करिए। तो वो DLOP का प्रोसेस उसमें अप्लाई किया था, पर क्योंकि वो डिस्कशन इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है तो हम सिर्फ हाउस 2 की इनकम का कंप्यूटेशन देखेंगे, क्योंकि इसका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 25 मई 2022 है। तो हम प्रीवियस ईयर 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो दिस हाउस 2 हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड मिडवे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम देखेंगे कि इस केस में किस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन होगा, बोथ व्हेन द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड व्हेन इट इज़ अ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो डिटेल्स क्या हैं इसमें? हाउस 2 की देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू पर एनम दी हुई है 9 लाख, फेयर रेंट दिया हुआ है 8.8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 9.2 लाख। एक्चुअल रेंट इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेल्फ ऑक्युपाइड है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। 25 मई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और लोन लिया गया है बैंक से 18 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2 ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को 18 लाख का कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया, जिस पे इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और नो पेमेंट हैज़ बीन मेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब लोन इज़ फुली आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस हाउस 2 के रिलेशन में किस तरीके से हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो पहले तो देखो कि अगर मान लो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की तरीके से कंप्यूटेशन होगा तो कैसे होगा। तो ऐसे केस में जो NAV है दैट विल बी निल बिकॉज द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। अब सीधे हम आ जाएंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि NAV निल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 2 तरीके के इंटरेस्ट इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे, एक तो हुआ करंट ईयर इंटरेस्ट और एक प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 18 लाख का तो लोन है और 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 1,80,000 ये तो हो गया करंट ईयर का इंटरेस्ट। अच्छा, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट भी लगेगा क्योंकि लोन लिया गया था 1 अप्रैल 2020 को। तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग 1 अप्रैल 2020 टू
31st March immediately preceding the date of completion of कंस्ट्रक्शन, दैट इज 31st मार्च 2022, क्योंकि प्रीवियस ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो 31st मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर इज 31st मार्च 2022। तो प्राय पीरियड का इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार्च 2022 तक का लगेगा, 2 साल का, और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स करंट ईयर का इंटरेस्ट हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो पूरा इंटरेस्ट एक तो प्राय पीरियड और करंट ईयर्स इंटरेस्ट में हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2 कैटेगरीज बन जाएंगी। करंट ईयर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,80,000, और जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसको प्रोपोर्शनेटली नहीं लेना है, इवन दो 25 मई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, पर पूरे प्रीवियस ईयर का करंट ईयर इंटरेस्ट हम लेंगे। प्राय पीरियड इंटरेस्ट यहाँ से और यहाँ इस पीरियड तक का, मतलब 2 साल का हम लेंगे, तो कितना बना, 18 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल का बना 3,60,000। ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्टेबल होगा, विच इज 72,000 ईच। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 1,80,000 प्लस 72,000, ये बना 2,52,000। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसलिए द लिमिट ऑफ डिडक्शन विल बी 2 लाख रुपीज। तो अकॉर्डिंगली 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज। So this will be the computation of house 2, where it is where the computation is made on the basis that it is self-occupied property. इसके नीचे देख लेते हैं कि computation कैसे करेंगे if house 2 is considered to be a let out property, LOP। LOP के केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा स्टैंडर्ड जैसे कंप्यूटेशन होता है वैसे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे होगा, इट इज हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ये हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख कैसे हो जाएगा, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लाख और फेयर रेंट 8.8, 9 लाख हो गया, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट 9.2। तो इसका मतलब 9 लाख हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट यहाँ पर कोई है नहीं, पर अगर एक्चुअल रेंट मान लो होगा तो वो यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड रेंट, अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे वो प्रोपोर्शनेट पीरियड की निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला था 9 लाख, ओके, और प्रोपोर्शनेट किस पीरियड का हम निकालेंगे, House 2 exists from 25th May 2022. Annual value is computed for 311 days. That is from 25th May 2022 to 31st March 2023. तो किस तरीके से करेंगे, 9 लाख इंटू 311 डिवाइडेड बाई 365 डेज के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू बनी 766,849। अगर एक्चुअल रेंट कुछ क्वेश्चन में होगा तो एक्चुअल रेंट हम लेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा 766,849। ये प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि म्यूनिसिपल वैल्यू का प्रोपोर्शनेट वैल्यू कंसिडर नहीं होगा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 कितने हैं, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन था, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, 9 लाख है। ये देखो 10% था और म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लाख है, तो टोटल 90,000 का पेमेंट हुआ है। तो पूरा का पूरा 90,000 यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे, इसको प्रोपोर्शनेट वैल्यू नहीं लेंगे। तो 90,000 डिडक्ट हो गया, तो NAV निकल गई 676,849। और इसमें से भी जो सेक्शन 24 के डिडक्शंस हैं they will be provided to the full extent। इसमें proportionate value consider नहीं करी जाएगी। तो total standard deduction 30% of NAV इतना बनेगा। और interest on borrowed capital, क्योंकि ये हम as इसको let out property consider कर रहे हैं, तो 2 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, जैसा कि ऊपर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में लगाई थी। तो यहाँ टोटल जो इंटरेस्ट हमने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था, 2,52,000। ये 2,52,000 जो निकाला था, पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे हम।
ये देखो 2,52,000 पूरा इंटरेस्ट कर देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगी 221,794। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहली सिचुएशन वो थी जहाँ पर प्रॉपर्टी इज़ एन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, उसमें स्पेशल कंसिडरेशंस की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से निकालते हैं वैसे हम कंप्यूटेशन करेंगे इनकम अंडर द हेड IHP का, जिसमें हम ये सारे पूरे फुल ईयर की वैल्यूज़ लेंगे। दूसरी सिचुएशन थी व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ नॉट एन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ऐसे में income will not be computed under the head IHP. Income, if any, will be computed under the head IFOS, income from other sources. तीसरी सिचुएशन जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया वो ये था where the property comes in existence midway during the year, या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है बीच में या फिर एक्विजिशन परचेज वगैरह मिडवे ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। ऐसे केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते समय जो एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल रेंट वगैरह, ये हम प्रपोर्शनेटली कंप्यूट करेंगे, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस और सेक्शन 24 के जो डिडक्शंस हैं उनमें प्रपोर्शनेट कंसिडरेशन नहीं होगा, दे विल बी प्रोवाइडेड टू द फुल एक्सटेंट, और इस तरीके से हम इनकम कंप्यूट करेंगे। होप दिस इज़ क्लियर। और अगर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, पहले आ चुका है, हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए, केस सिनेरियोज आ जाए, कोई MCQ आ जाए, तो आई होप कि अब हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे एंड वी आर नाउ वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करो, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक any video on any issue or any topic or any point, do write in the comment box and I will try my best to make a video on that. Thank you very much. All the best to you.